बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव के नतीजों के बाद से एक तरफा तेजी बहुत शानदार दिखी है। भारतीय बाजार में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने हैं। कल लगातार पांचवें दिन हमने हाईज बनते हुए देखे। फाइनली बैंक निफ्टी भी हाई बनाते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद कल और आज के बीच में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, थोड़ा बाजार के डायरेक्शन के बारे में लोग जानना चाहते हैं। क्या समझा जाए? क्या कुछ और नई तेजी की तैयारी होगी या हम टॉप बनाने के नज़दीक हैं? आप कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को? निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो अनिल जी, कल बैंक निफ्टी ने 51,800 को तो पार कर दिया, जो हमारी बात हुई थी। और देखिए, जब हम दूर से एक अनुमान लगाते हैं तो एक रफ आंकड़ा लिखते हैं, पास आने के बाद उसको और फाइन ट्यून करना पड़ता है। पीसीआर से मेरा अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पर जो चार्ट्स हैं उन्हें शेयर करते रहें। तो 51,800 के बाद क्या पता 52,200 230 भी दिख जाए बैंक निफ्टी, तो कोई बड़ी बात नहीं। पर पिक्चर जैसा था ना कल की, सारे बैंकों को खींच दिया बिल्कुल पकड़ के, और निफ्टी के सारे स्टॉक्स ढीले कर दिए गए। तो ये जो एबरेशंस हैं, ये नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर जो कोई हमें अपने लॉन्ग टर्म जो बैंक्स का कॉल है उसको चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगती है। कोई नया एविडेंस नहीं है कि भाई बैंकों में जो टॉप बनेगा वो ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो कोई भी यहाँ से नया बैंक ऐड करने लायक कोई भी पोजीशन है नहीं। जो बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन थी, उसको आज के लो को स्टॉप लॉस पकड़ के कोई को और पुश करना है तो 1,000 पॉइंट और मिल जाए, क्या पता 52,300 तक भी हम चले जाएं। निफ्टी के अंदर जगह ज्यादा बाकी है। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स, ये निफ्टी के 3-4%, 24,400 तक निफ्टी चली जाती है। तब भी कितना हो, 24,000 पे पहला पड़ा, 24,400 दूसरा। तो अभी भी ये एचपीसीएल, बीपीसीएल, लार्सन में 16-17% की जगह दिखती है। अडानी इंटरप्राइजेज में हो सकता है मौके पे 15-16% की जगह हो, रिलायंस में 12% की जगह हो। तो बहुत फोकस्ड तरीके से निफ्टी के कुछ स्टॉक्स निफ्टी से काफी ज्यादा ऊपर अभी भी अगले 7-8 दिन में बढ़ सकते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो क्या एक बढ़िया ट्रेड ये हो सकता है, अगर किसी को इंडेक्स पर ही लेना हो तो शॉर्ट बैंक निफ्टी, लॉन्ग निफ्टी? मतलब सर, कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों करना है? हाँ। बैंक निफ्टी ने अभी तक तो शॉर्ट सेल का सिग्नल दिया नहीं है। हाँ, जब वो शॉर्ट सेल का सिग्नल देगा उस दिन करेंगे। जोड़ा ट्रेड बनानी है तो जोड़ा ट्रेड दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी तक सेल सिग्नल नहीं। एक पुराने अनुमान पर कि 51,800 का रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, वहां से इसने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, 500 पॉइंट का छोटा झटका आया। बट यहाँ शॉर्ट सेल करना बैंक निफ्टी को मुझे मुनासिब अभी भी नहीं लग रहा है। लगता है लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा जगह ऊपर की नहीं है, पर मेरा लगना गलत भी तो हो सकता है ना अनिल जी। जब सिग्नल आएगा, बाजार आदेश देगा, तब मैं उस आदेश का पालन करूंगा। अपनी होशियारी मुझे नहीं करनी। नहीं, ठीक बात है बिल्कुल। ये वो आपका आपकी हम्बलनेस है कि भाई जब बाजार कहेगा तभी शॉर्ट करेंगे। लेकिन किस लेवल को टूटने के बाद आपको लगेगा हाँ अब बाजार ने कह दिया अब शॉर्ट करो बैंक निफ्टी को? वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। देखिए, ऐसा है, अभी रंग में भंग क्यों डाले, रंग पड़ा हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी से ज्यादा हमें निफ्टी बेटर लगती है, और निफ्टी से भी ज्यादा बेटर इंडिविजुअल स्टॉक्स लगते हैं। तो रकम भी सीमित है और दिमाग में जगह भी लिमिट की है। तो उतना ही करेंगे अनिल जी। एक बार मैं गेस वर्क जब करने लायक टाइम आएगा तब करूंगा। इस वक्त मैं थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ठीक, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात है सुशील जी। अब आपने सेक्टोरल टर्निंग की बात की, तो जिसमें आपने कहा कि भाई निफ्टी तो मजबूत है लेकिन उसमें बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, दूसरे सेक्टर चलेंगे। लेकिन टॉक ऑफ द टाउन जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, पीएसयूज, पावर हो, रेलवे हो, डिफेंस हो। अब थोड़ा लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आया है, ज़्यादा तो नहीं भाग गए, रुक तो नहीं जाएंगे, सेलिंग तो नहीं हो जाएगी, रखें कि छोड़ दें, क्या करना चाहिए? हम करीब करीब इन सारे स्टॉक्स में से निकल चुके हैं। ओके। और वो ट्विटर पे फेक हैंडल से दूसरे राइवल्स की ट्रोलिंग अपना गेम है। जो 2020 में, 21 में, 22 में हम लेते गए, और 10 बैगर मलाई खाने के बाद अभी 2-4% का खेल हमसे नहीं खेला जाएगा। बची खुची थोड़ी बहुत जो पोजीशन है वो भी 1-2 दिन, 3 दिन में अपने आप कटती जाएगी लेवल्स के साथ। जब भी बाजार का अगला करेक्शन आएगा, मुझे लगता है इन स्टॉक्स को सजा मिलेगी। तो जहां सजा मिलने की जितनी बड़ी डाउनसाइड्स है, और जस्ट बिकॉज इनको बेचने में डर लगता है, तो मतलब चरम आ चुका है ना। एक लेने का मन नहीं चलता तब आप लेते हो, एक लेने का मन चलता है तब लेते हो, और एक इनको बेचने में डर लग रहा है। तो ये चरम आ चुका है। और जब भी ये रिवर्स करेंगे, अभी रिवर्सल से हम थोड़ा दूर है, तो मुझे लगता है बाकी स्टॉक्स करेक्ट करेंगे और ये मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स के इन सेक्टर्स में सजा मिल जाएगी।
तो हमें तो जहाँ सजा मिलने का खतरा लगता है, हम तो बिल्कुल दूर रहेंगे इनसे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, फेयर इनफ कि एक ज़माना था जब पीएसयू स्टॉक्स को कोई छूना तो दूर की बात है, देखना देखता भी नहीं था, बात भी नहीं होती। और अब सबको भर भर के लेना है, गले लगाना है, तो वो वाली बात है। अच्छा सर, तो फिर कुछ सेक्टोरल टर्निंग के लिहाज से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अब आपको पसंद आ रहे हो? हम लगातार उसी तर्ज पर बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी नया एविडेंस नहीं है। हम 6 महीने के दृष्टिकोण से केमिकल्स के कोई भी 100 शेयर बेचेंगे नहीं, जब भी डिप आएगा ले लेंगे। और हमें स्मॉल मिड कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर में मल्टी बैगर मूव्स बनते नजर आ रहे हैं। छिटपुट कहीं कोई फार्मा का भी छोटा स्टॉक ऐड हो जाता है, जैसे भी हमने रोसारी बायोटेक ऐड किया, अगला पड़ाव 1250, उसके बाद 1900। तो इंडेक्स का गेम अलग है, ट्रेडिंग का गेम अलग है, डिलीवरी बाई के लिए बीच बीच जो मौके आते हैं। तो सारे स्मॉल एंड मिड कैप फार्मा, स्मॉल मिड कैप आईटी, केमिकल्स अक्रॉस द बोर्ड। इंडेक्स कुछ भी करे, फिर पैसा कहाँ रखोगे? रुई की जगह तकिए में थोड़ा भरेंगे नहीं, तो कहाँ भरे इसको? तो ये स्टॉक्स में डाउनसाइड दिखता नहीं। और जब भी मान लीजिए घटते बाजार में भी, घटती निफ्टी में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बढ़ते हैं। एंड कैसे वर्कआउट होता है? निफ्टी 1% घटेगी, ये स्टॉक आधा परसेंट घटेंगे। निफ्टी निफ्टी 5% घटेगी, ये स्टॉक 1% 2% घटेंगे। और निफ्टी बीच में 2.5% का रिबाउंड देगी, उस टाइम स्टॉक 10% 12% बढ़ जाएंगे। तो सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर सेक्टर्स हमें 3 लगते हैं। ज्यादातर हम अपनी डिलीवरीज को उस तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। और ट्रेडिंग अपनी जगह पे, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे। अब एनबीएफसीज, बैंक्स, ऑटोज, मेटल्स पूरी हो चुकी है चाल, फिर भी बाकी इंडेक्स की गर्मी पे मेटल को 1% 2% कोई ऊपर कर देगा, वो लुभा रहे हैं। तो वो सब हम लेंगे नहीं। वो जब लेके कमाने का टाइम था, वहां से हट गए। अब हमारी बेट्स है स्मॉलर स्टॉक्स विद इन दीज सेक्टर्स। और कोई सीमेंट का लार्ज स्टॉक, एसीसी अंबुजा हम बिल्कुल नहीं लेंगे, वो घटते ही रहेंगे। पर अगर मेरे को रैमको में कोई घटावड़ा नहीं लगता है, खतरा नहीं लगता है, या डालमिया सीमेंट में मुझे लगता है 6 महीने के पर्सपेक्टिव से यहाँ से 30-35% बढ़ा। और शॉर्टर टर्म ट्रेडिंग में हम एचपी, बीपी, इवन ओएनजीसी, रिलायंस, अडानी के स्टॉक्स, लार्सन एंड टूब्रो, इन पे ध्यान देंगे। ठीक बात है। तो आपको खास तौर से मिड कैप फार्मा और मिड कैप आईटी शेयरों पर करना है फोकस, तेजी करने के लिए। आज से केमिकल्स बहुत ज़्यादा मजबूत दिख रहा है सर। केमिकल में कोई बढ़िया एक दो नाम? एक तो वैसे रोजारी बायोटेक तो आपने कहा ही है, फार्मा केमिकल का जो भी मिक्स हो, लेकिन और कोई स्टॉक तो सर केमिकल में जो आपको पसंद आ रहा है? अब जैसे मान लीजिए आईओएल केमिकल्स है, 6 महीने के व्यू से कोई लेके बैठे, वो 2% के स्टॉप लॉस वालों के काम की चीज नहीं है निवेश करना। तो मुझे केमिकल्स के सारे स्टॉक्स को मैंने देख लिया। समस्या ये है कि दिमाग भी इतना ही है, पैसे भी इतने, सारे लेने लायक। चाहे वो आप अतुल इंडस्ट्रीज ले लो, नवीन फ्लोराइन ले लो, जो बालाजी अमाइंस ले लो, अल्काइल अमाइंस ले लो। तो जिसको जो पसंद आए और जिसके जो चीज हाथ लग पाए, पैनिक में या जोर से करेक्शन वाले दिन कोई चीजें ली जाती, तो अक्रॉस द बोर्ड कुछ भी ले सकते हैं। यानी एक चीज थोड़ा सा मैं ग्लोबल मार्केट्स पे ऐड करना चाहूंगा, जो बड़ी चेतावनी है, अगर समय हो 1-2 मिनट का तो। बिल्कुल सर, बताएं ना प्लीज। तो आपसे जो हमारी अप्रैल महीने में जब बात हो रही थी, 25-27 अप्रैल के आसपास यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने टॉप आउट किया था। और वो टॉप आउट के बाद में जो करेक्शन आया, जो हम सिग्निफिकेंट डाउनसाइड की बात सोच रहे थे, वो सिग्निफिकेंट डाउनसाइड नहीं बन पाया है। वो एक हम्बल करेक्शन मात्र होकर रह गया है। और अब चार्ट ऐसे पॉइंट पर है कि आश्चर्यजनक तरीके से यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ उछलती चली जाए, और इस साल के हाईएस्ट स्तर पे भी वापस चली जाए। जो फेड हेजिटेंट है कि एक कट करेंगे, कब करेंगे, और इन्फ्लेशन का जो परसिस्टेंस है, वो यूएस 10 ईयर बॉन्ड की चार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरी तरह। और वो घटने की घंटी है, डॉलर इंडेक्स घटने को तैयार नहीं है, यूरो नए लो पे चला जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट्स की जो इक्विटी इंडेक्स की पार्टी है, उसमें पंक्चर लग सकता है अगले 5-7-8 दिन में। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म सट्टे पे अब थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और जुलाई के अंत तक हम बजट में जाने वाले हैं। तो तो जो बजट का प्री बजट करेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ इस साल, बजट के पहले तक बजट वापस कीजिए। सावधान रह के लिमिटेड और फोकस्ड ही काम शॉर्ट टर्म में करना। हम्म, नहीं नहीं सुशील जी, ये जो पंक्चर की आप बात कर रहे हैं, टायर पंक्चर ही होगा ना? टायर ऐसा बस तो नहीं हो जाएगा? देखो, पंक्चर और बस होने में बड़ा फर्क है भाई। देखो इसमें ऐसा ना नहीं, जो जो गाड़ी रफ्तार से चल रही है उसमें एक टायर भी पंक्चर हो गया ना, हाँ। तो पैसेंजर के साथ तो कुछ भी हो सकता है। आप 100 की आ स्पीड पे चल रहे हो, और
100 से ऊपर ही चल रहे हो और उस टाइम अचानक एक टायर पंक्चर हो जाए, तो छोटी-मोटी समस्या नहीं है, बड़ी आफ़त हो सकती है फिर। हम्म, ये बात तो ठीक है, स्पीड तो तेज है ही है, देखो और जी ऐसे जी भी क्या जी। है ना अनिल जी, ऐसे भी क्या है अनिल जी, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुँह काला, 5% घटते के साथ सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल तो मतलब 3-4 घंटे में बाजार ना चले तो लोगों को लगता मंदी आ गई, वैसा वाला हाल है, मतलब बिल्कुल। तो ज़्यादा मतलब क्षमता और सहन शक्ति है नहीं नीचे देखने की, ये बात हाँ, तो। गले तक नहीं आजकल लोग नाक तक माल भर के चलते हैं। सर भी डूबा हुआ है। चलिए बढ़िया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका समय देने के